Determine the value of current that flow through a resistor of 9 ohms when the potential difference between the ends of the resistor is 36 volt. तो यहाँ पे अपन को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। रजिस्टर 9 ओम दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे 36 वोल्ट। तो आई बराबर होता है बी अपॉन आर। आई बराबर होता है बी अपॉन आर। तो वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे कितना 36 बटे रेजिस्टेंस दे रखा है 9, तो 9 चौका 36। यहाँ पर आ जाएगा क्या करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। क्या आ जाएगा करंट 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement is true? Statement is true about the Ohm's law. About the Ohm's law. तो ओम के नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर हो जाएगा ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड। ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। क्योंकि डायोड एक क्या एरैखिक नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड क्या है नॉन लीनियर डिवाइस है। क्योंकि डायोड ट्रांजिस्टर और SCR आर नॉन लीनियर डिवाइस। ओम का नियम ओनली लीनियर डिवाइसों पर ही लागू होता है, बट लेकिन डायोड यहाँ पे क्या है नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड ट्रांजिस्टर SCR इनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि नॉन लीनियर डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following expression statify the
एम्पियर्स लॉ। यहाँ पे जो कौन सी इक्वेशन है जो एम्पियर लॉ को सेटिस्फाई करती है? तो एम्पियर लॉ का इक्वेशन होती है, इंटीग्रेशन कर देंगे बी डी एल, इसका इंटीग्रेशन बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई, म्यू जीरो सिग्मा आई। तो ये होती है आपके एम्पियर इक्वेशन, बी डी एल का इंटीग्रेशन म्यू जीरो सिग्मा आई। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following correct expression which of the following correct expression for the electrical power इलेक्ट्रिकल पावर के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन होगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यहाँ होगा बी स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है आपके P बराबर बी स्क्वायर बटे आर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए होता है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। और एक होता है P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है P बराबर, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे नहीं रखा है, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में आई स्क्वायर आर होता, ये नहीं होता तो ये आई स्क्वायर आर में कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is the statement of Ohm's law? Which of the following is the statement of Ohm's law? ओम के नियम के अनुसार क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो करंट इज डायरेक्टली proportional to the voltage. Current is directly proportional to the voltage. तो I proportional V, ये होता है आपके ओम्स लॉ। करंट इज डायरेक्टली proportional to the voltage. Ohm's law is applicable Ohm's law is applicable. Ohm's law is applicable. ये होता है ओनली ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर, अचर तापमान। ये होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है ओम्स का नियम। किस पर लागू होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर।
Which of the following are immobile? Which of the following immobile? इनमें से गतिहीन क्या है? इनमें से गतिहीन क्या है? तो इसमें होता है आयन। आयंस क्या होते हैं? गतिहीन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और होल तो होते हैं गतिशील, और जो आयन होता है ये होता है अपने गतिहीन, इमोबाइल। आयंस क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं, गतिहीन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? गतिहीन। और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल्स की बजाय ज्यादा होती है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14। Determine the power पावर ज्ञात करनी है वाट में। इन वाट डिसिपेटेड बाय ये 16 ओम। डिसिपेटेड बाय ए 16 ohms resistors when the potential difference between the ends of the resistor रजिस्टर 32 वोल्टेज। यहाँ पे अपन को पावर ज्ञात करनी है, और यहाँ पे अपन को रजिस्टर दे रखा है 16 ओम और वोल्टेज दे रखा है 32 वोल्टेज। तो अपन जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है क्या? P बराबर V²/R। V कितना है यहाँ पे? 32 इंटू 32 बटे ये 16, तो ये हो जाएगा आपके 64 वाट। ये आपके पावर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला P बराबर V²/R। वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे आपको 32 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस दे रखा है 16, तो 32 इंटू 32 बटे 16 बराबर 64 वाट। अगला क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच पावर इन वाट? पावर याद करने यहाँ पे will be dissipated by a 5 ohm resistor, in which the value of current is 2 ampere. In which the value of current 2 एम्पियर। यहाँ पे अपन को पावर ज्ञात
पावर ज्ञात करनी है। रजिस्टर दे रखा है 5 ओम और करंट दे रखी है 2 एम्पियर। तो P बराबर मैंने बताया था आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है यहाँ पे 2, तो 2 गुणा 2 इंटू आर कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 20 वाट। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर से। ये क्वेश्चन कर दिया, P बराबर आई स्क्वायर आर से हमने ये फॉर्मूला कर दिया। यहाँ पे अभी आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रही है, उसके बाद में मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट एनालिसिस, सब पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का पूरे एमसीक्यू मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the dimension of resistance? Which of the following in the dimension of resistance? In the dimension of रेजिस्टेंस। तो अपन से यहाँ पर रेजिस्टेंस की बीमा पूछी है। रेजिस्टेंस की बीमा क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की बीमा होती है ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी। ml2 अपॉन क्यू टी स्क्वायर। आपके रेजिस्टेंस की बीमा होती है ml स्क्वायर अपॉन क्यू टी स्क्वायर। ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी। ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं m ये हो जाएगा आपके ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी। क्वेश्चन नंबर 17, तो रेजिस्टेंस की क्या बीमा हो जाएगी ml की पावर 2 अपॉन क्यू की पावर 2 टी। ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी। ओम इज द SI यूनिट ऑफ, ओम is the SI unit of। तो ओम किसकी SI यूनिट है? तो ओम है रेजिस्टेंस की। किसकी SI यूनिट है? रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 18, अपन से ग्रॉस का नियम पूछा है। ब्रिज ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? गॉस के नियम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपके फाई ई अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपके गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू यहाँ पे क्या है? आवेश। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19। एनर्जी की बीमा क्या होगी? ऊर्जा की बीमा। विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की बीमा। एनर्जी की बीमा क्या होगी? यहां से पूछा है अपन को एनर्जी की बीमा क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपके ml² अपॉन t²। ये हो जाएगा आपके ml² अपॉन t²। ये आपके एनर्जी की बीमा हो जाएगी। विच ऑफ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml² अपॉन t²। और अपन ने पढ़ी थी अभी रेजिस्टेंस की बीमा क्या पढ़ी थी? ml² अपॉन q²t। और एनर्जी की हो जाएगी ml² अपॉन t²। Which of the following Biot-Savart's law, बायोट-सावर्ट्स नियम के बारे में बताना है क्या? Which of the following बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ नियम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पे बायो-सावर्ट्स लॉ के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा आपके dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। बायो-सावर्ट नियम हो जाएगा आपके dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। क्वेश्चन नंबर 21, dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। ये बायो-सावर्ट्स नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी inside a conducting sphere, is the electric flux and field intensity inside a conductor sphere is। एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? एक चालक गोले के अंदर विद्युत फ्लक्स एंड क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? तो ये होते हैं आपके 0। कितनी हो जाएगी? 0। एक चालक गोला कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एनर्जी की बीमा ml² अपॉन t²। बायो-सावर्ट्स नियम dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r²। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड इंटेंसिटी के एक स्फीयर गोले के अंदर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। स्फीयर गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। Static electricity is produced by
प्रोड्यूस बाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई स्थैतिक बिजली किस में उत्पन्न होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ हो जाएगा बोथ फ्रैक्शन एंड इंडक्शन। इसका आंसर हो जाएगा बोथ फ्रैक्शन एंड इंडक्शन। फ्रैक्शन और इंडक्शन दोनों के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। घर्षण और प्रेरण दोनों के अंदर, घर्षण और प्रेरण दोनों के अंदर स्थैतिक बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है? दोनों के अंदर स्थैतिक बिजली उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट वायर का नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पायलट वायर, पायलट वायर का नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पायलट वायर ये हो जाएगा आपके 500 ओम से कम, लेस देन 500 ओम, लेस देन 500 ओम। परिशुद्ध प्रतिरोध, द प्रिसीजन रजिस्टर, द precision resistance, the precision resistance is, परिशुद्ध प्रतिरोध क्या होता है? वायर बाउंड रजिस्टर, परिशुद्ध प्रतिरोध में वायर बाउंड